हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सी टेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिसऑर्डर से, जिसमें कि पहला क्वेश्चंस है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, सुनने में कठिनाई से संबंधित है, या चलने में कठिनाई से संबंधित है, या देखने में कठिनाई से संबंधित है। तो बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ए कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, डिसग्राफिया मुख्यतः किससे संबंधित है। डिसग्राफिया मुख्यतः किससे संबंधित है? लिखने में कठिनाई से संबंधित है, या पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, या बोलने में कठिनाई से संबंधित है, या सुनने में कठिनाई से संबंधित है। तो बताइए डिसग्राफिया किससे संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने में कठिनाई से संबंधित है डिसग्राफिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया किस प्रकार की कठिनाई है। डिसकैलकुलिया किस प्रकार की कठिनाई है? गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई है, या पढ़ने में कठिनाई है, या सुनने में कठिनाई है, या सामाजिक व्यवहार में कठिनाई है। तो बताइए डिसकैलकुलिया किस प्रकार की कठिनाई है। तो इसमें आंसर नंबर हमारा ए होगा कि डिसकैलकुलिया गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई है, गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एडीएचडी वाले बच्चे में सामान्यतः क्या देखा जा सकता है। एडीएचडी वाले बच्चे में सामान्यतः क्या देखा जा सकता है? ध्यान बनाए रखने में कठिनाइयाँ और अत्यधिक सक्रियता, ध्यान बनाए रखने में कठिनाइयाँ और अत्यधिक सक्रियता, या केवल दृष्टि संबंधी समस्या, या केवल सुनने की समस्या, या केवल गणितीय समस्या। तो बताइए एडीएचडी वाले बच्चे में सामान्यतः क्या देखा जा सकता है। तो इसमें भी हमारा आंसर नंबर ए होगा, ध्यान बनाए रखने में कठिनाई और अत्यधिक सक्रियता। एडीएचडी वाले बच्चे में ध्यान बनाए रखने में कठिनाई और अत्यधिक सक्रियता देखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुख्यतः कठिनाई हो सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुख्यतः कठिनाई हो सकती है। तो बताइए सामाजिक संचार और व्यवहार में कठिनाई, केवल लिखने में कठिनाई, या केवल गणना में कठिनाई, या केवल शारीरिक शक्ति में कठिनाई। तो बताइए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मुख्यतः कठिनाई हो सकती है। तो यह सामाजिक संचार और व्यवहार में कठिनाई, सामाजिक संचार और व्यवहार में कठिनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है सीखने के किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण कठिनाई, बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, या कम बुद्धि होना अनिवार्य है, या केवल शारीरिक कमजोरी है। तो बताइए लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि सीखने के किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण कठिनाई से अर्थ है इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त समय और उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां देना, उसे आलसी कहना, या उसे दंड देना, या उसे कक्षा से अलग करना। तो बताइए आप कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को उसे अतिरिक्त समय और उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां देना चाहिए। शिक्षक को उसे अतिरिक्त समय और उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां देना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए
कौन सा तरीका उपयोगी हो सकता है? श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सा तरीका उपयोगी हो सकता है? दृश्य सामग्री और संकेतों का उपयोग, केवल मौखिक व्याख्यान, या केवल लिखित परीक्षा, या बच्चे को अलग बैठाना। तो बताइए श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सा तरीका उपयोगी हो सकता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए होगा, आंसर नंबर ए कि दृश्य सामग्री और संकेतों का उपयोग। श्रवण बाधित बच्चे के लिए दृश्य सामग्री और संकेतों का उपयोग का तरीका उपयोगी हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दृष्टि बाधित बच्चे के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी है? दृष्टि बाधित बच्चे के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी है? ब्रेल लिपि का, या केवल चित्र का, या केवल बोर्ड का, या केवल रंगीन चार्ट का? तो बताइए दृष्टि बाधित बच्चे के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी है? तो दृष्टि बाधित बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का संसाधन उपयोगी माना जाता है। ब्रेल लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करना, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, या केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना। तो बताइए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर देना, सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को बार बार पढ़ने में कठिनाइयाँ हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी बच्चे को पढ़ने में बार बार कठिनाइयाँ हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कठिनाई का कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, या उसे कमजोर घोषित करना चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर करना चाहिए? तो बताइए कि किसी बच्चे को बार बार पढ़ने में कठिनाइयाँ हो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सबसे पहले कठिनाइयों का कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, कठिनाइयों का कारण समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ADHD वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? ADHD वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? छोटे छोटे कार्य और स्पष्ट निर्देश, छोटे छोटे कार्य और स्पष्ट निर्देश, बहुत लंबा व्याख्यान, या लगातार दंड, या उसे बिल्कुल गतिविधि न देना। तो ADHD वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? ठीक है, तो ADHD वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कार्य और स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? संवेदनशील और सहयोगात्मक होना चाहिए, दंडात्मक होना चाहिए, या भेदभावपूर्ण होना चाहिए, या उपेक्षापूर्ण होना चाहिए? तो बताइए आप कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का दृष्टिकोण संवेदनशील और सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की बुद्धि हमेशा कम होती है, सामान्य भी हो सकती है, हमेशा बहुत अधिक होती है, या निर्धारित नहीं की जा सकती? तो बताइए आप कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की बुद्धि सामान्य भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया को सामान्यतः किससे जोड़ा जाता है? डिसलेक्सिया को सामान्यतः किससे जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसमें है
रीडिंग डिसऑर्डर से, हेयरिंग डिसऑर्डर से, या मोटर डिसऑर्डर से, या विजुअल डिसऑर्डर से? तो बताइए कि डिसलेक्सिया को सामान्यतः किससे जोड़ा जाता है? तो डिसलेक्सिया को सामान्यतः रीडिंग डिसऑर्डर से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसग्राफिया वाले बच्चे को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता हो सकती है? डिसग्राफिया वाले बच्चे को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता हो सकती है? लिखने और अक्षर निर्माण में, केवल सुनने में, केवल दौड़ने में, या केवल देखने में? तो बताइए डिसग्राफिया वाले बच्चे को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता हो सकती है? तो यह है कि इसमें लिखने और अक्षर निर्माण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, लिखने और अक्षर निर्माण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया वाले बच्चे के लिए कौन सी सहायता उपयोगी है? डिसकैलकुलिया वाले बच्चे के लिए कौन सी सहायता उपयोगी है? ठोस वस्तुओं और दृश्य सामग्री से गणित सीखना सिखाना, केवल सूत्र रटवाना, या दंड देना, या गणित से मुक्त कर देना? तो बताइए डिसकैलकुलिया वाले बच्चे के लिए कौन सी सहायता उपयोगी है? तो डिसकैलकुलिया वाले बच्चे के लिए ठोस वस्तुओं और दृश्य सामग्री से गणित सिखाना उपयोगी है। ठोस वस्तुओं और गणित दृश्य सामग्री से गणित सिखाना उपयोगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? स्पष्ट दिनचर्या और दृश्य संकेत, अचानक बार बार बदलाव, या अस्पष्ट निर्देश, या सामाजिक संपर्क से पूरी तरह अलग करना? तो बताइए आपकी ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है? तो ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए स्पष्ट दिनचर्या और दृश्य संकेत उपयोगी हो सकते हैं। स्पष्ट दिनचर्या और दृश्य संकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को अलग अलग बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, या केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या विशेष बच्चों को अलग कक्षा में भेजना चाहिए? ठीक है, तो बताइए समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अलग अलग बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। शिक्षक को अलग अलग बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सही कथन है। स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सही कथन है। दोनों बिल्कुल एक ही हैं, दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों केवल शारीरिक समस्याएं हैं, और दोनों केवल दृष्टि से संबंधित हैं। तो बताइए स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सही कथन क्या है? तो यह है कि दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाक्य एवं भाषा संबंधी कठिनाई वाले बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वाक्य एवं भाषा संबंधी कठिनाई वाले बच्चे के लिए शिक्षक को धैर्यपूर्वक बोलने और अभिव्यक्त के अवसर देना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए, या उसे बोलने से रोकना चाहिए, या उसे दंड देना चाहिए? ठीक है, तो बताइए वाक्य एवं भाषा संबंधी कठिनाई वाले बच्चे के लिए शिक्षक को धैर्यपूर्वक बोलने और अभिव्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। धैर्यपूर्वक बोलने और अभिव्यक्त के अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। केवल अन्य बच्चों की से तुलना करनी चाहिए या केवल समय सीमा देखनी चाहिए या केवल लिखित परीक्षा लेनी चाहिए? तो बताइए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है। यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है सीखने के लिए विभिन्न तरीकों और अवसरों को उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना या केवल ऑनलाइन शिक्षा देना? तो बताइए, यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है कि सीखने के लिए विभिन्न तरीकों और अवसरों को उपलब्ध कराना। सीखने के लिए विभिन्न तरीकों और अवसरों को उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा में बैठाने के संबंध में दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा में बैठाने के संबंध में उसकी ज़रूरत के अनुसार उचित स्थान चुनना चाहिए, हमेशा पीछे बैठाना चाहिए या हमेशा बाहर बैठाना चाहिए या उसे अलग कमरे में रखना चाहिए? तो बताइए, दृष्टिबाधित बच्चे को कक्षा में बैठाने के संबंध में उसकी ज़रूरत के अनुसार उचित स्थान चुनना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए शिक्षक को बोलते समय बच्चे की ओर देखकर स्पष्ट बोलना चाहिए या हमेशा पीठ करके बोलना चाहिए या बहुत तेजी से बोलना चाहिए या केवल दूर से बोलना चाहिए? तो बताइए, श्रवण बाधित बच्चे के लिए शिक्षक को बच्चे की ओर देखकर स्पष्ट बोलना चाहिए, बच्चे की ओर देखकर स्पष्ट बोलना चाहिए। ठीक है। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।